मेक इन इंडिया। देखिए हुआ क्या था कि 2014 में जैसे ही मोदी जी बनते हैं प्रधानमंत्री, वैसे ही तुरंत भारत में एक योजना आती है जिसका नाम है मेक इन इंडिया, है ना। यानी इसका मतलब ये था कि भारत में आओ और भारत में बनाओ। इसका मतलब देखिए, इसका मुख्य रूप से 3 उद्देश्य था। पहला उद्देश्य ये था कि भारत को क्या करना, आयात निर्भरता को कम करना। यानी भारत में क्या करेंगे, निर्माण करिए, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन होगा तो भारत एक क्या बन जाएगा, एक निर्यातक देश बन जाएगा। यानी हम लोग आयात से किस पर शिफ्ट कर जाएंगे, निर्यात पर शिफ्ट कर जाएंगे, जो एक अच्छी बात होगी। आयात अधिक होने का मतलब ये होता है कि आप अधिक से अधिक दूसरे पर क्या है, निर्भर है, और जहां निर्भरता आती है वहां पर दिक्कतें पैदा होती हैं। ये नेचर है, इस धरती का नेचर है जो बदलेगा नहीं। ठीक है, जैसे निर्भरता आती है वैसे क्या शुरू होता है, तमाम चीजें शुरू हो जाती हैं, समझिए। ठीक, दूसरी चीज ये बताई गई थी कि दूसरा सरकार का उद्देश्य ये था कि भारत में क्या करना, अधिक से अधिक विदेशी निवेश लेकर आना। विदेशी निवेश लेकर आने का मतलब क्या था, एफडीआई लेकर आना। तीसरी चीज ये थी भारत में कि भारत में रोजगार सृजन करना। आपको मैं बता चुका हूं कि जैसे एफडीआई आती है वैसे इस देश में रोजगार सृजन होता है। मैं आपको एफडीआई के बारे में उससे कमियां क्या हैं, फायदे क्या हैं, और कोई भी देश यहां पर एफडीआई क्यों लाना चाहेगा, सब आपको मैं बता चुका हूं। और इसका सबसे बड़ा चीज मैं आपको बताया था, ये सारे उद्देश्य थे, और इसका सबसे बड़ा लक्ष्य क्या था, भारत में क्या बनाना, भारत को निर्माण हब बना देना। भारत को इस तरीके से ढेर सारा हम लोग पढ़े कि क्या क्या सरकार ने किया था। तो उसके लिए सरकार ने क्या क्या किया था, ढेर सारी योजनाएं सरकार लेकर आई थी। सबसे पहली योजना सरकार लेकर आई थी प्रधानमंत्री मुद्रा बैंक योजना। दूसरी लेकर आई थी स्टार्टअप योजना। तीसरा लेकर आया था स्टैंड अप योजना। चौथी योजना लेकर आई थी भारत सरकार ने क्या, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। ठीक है, यानी यहां तक देखने के बाद हम लोगों के दिमाग में यह लगा कि क्या मेक इन इंडिया से भारत में कुछ फायदा हुआ था कि नहीं। तो मैं आपको एग्जांपल रूप में बताया था कि 2014 में जैसे एफडीआई को सरकार ने छूट दिया अपने देश में, छूट कैसे दिया था, ये कई सारे सेक्टर में भारत सरकार ने एफडीआई को क्या कर दिया, 26% से बढ़ाकर कितना कर दिया, 100% कर दिया था, सीधे 100%। अब उसमें सारे क्षेत्र नहीं, जैसे रक्षा में 46 था, मीडिया में 26 था, और अंतरिक्ष में 74 था, और बाकी 25 जितने भी सेक्टर थे उसमें कितना था, 100% था, जिसको लेकर बड़ा लोग इंडिया में बवाल भी हुआ था, है ना। ठीक, समझिए। अब उसको लेकर सवाल ये उठता है क्या फायदा हुआ था कि नहीं। तो जानिए, इसका सबसे बड़ा एग्जांपल ये है कि भारत में जैसे एफडीआई को छूट दी गई थी वैसे ही 2015 का एक रिपोर्ट आया था एफडीआई को लेकर कि किस देश में एफडीआई यानी विदेशी निवेश अधिक आया है। तो भारत देश उस समय चीन को पछाड़कर भारत उसमें नंबर 1 हो गया था, और भारत में 63 बिलियन अमेरिकी डॉलर आई थी एफडीआई, जो एक बहुत बड़ी बात है। ठीक है, लेकिन अब एक और सबसे बड़ी चीज कि क्या सर इतनी सारी चीजें करने के बाद भारत का वास्तव में सुधार हुआ था कि नहीं। तो इसका एक सबसे बड़ा एग्जांपल है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स, जिसे हिंदी में कहते हैं व्यापार सुगमता सूचकांक। और आज का हमारा आपका यही करंट अफेयर का टॉपिक रहेगा। ठीक है, अब आगे बता रहा हूं मैं, जब तक नया वाला ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जारी नहीं करेगा वर्ल्ड बैंक, तब तक ये टॉपिक, हाँ बता रहे हैं, बंद हुआ है, लेकिन नया बोला है कि समीक्षा करके जारी करेंगे। ऐसा के लिए बंद थोड़े हो गया क्या भाई, आएगा ही नहीं, नहीं ऐसा नहीं है। तो जब तक नया वाला समीक्षा करके जारी नहीं करेगा तब तक आपके लिए ये वाला ईज ऑफ डूइंग बिजनेस क्या है, आपका करंट अफेयर रहेगा। ठीक है ना। तो इस तरीके से आज का टाइटल डालिए, वो रहेगा आपका ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। मैं सिर्फ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस लिख रहा हूं, कोई ईयर लिखूंगा ना तो उसको समझने में आपको गड़बड़ हो जाएगा। सिर्फ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस लिख रहा हूं, समझते हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का मतलब क्या होता है, एग्जाम में क्या करेगा, ये अंग्रेजी आप सोच रहे हो ना सर इसका हिंदी क्या होगा, तो कई बार हिंदी में सीधे लिखे देगा ईज ऑफ डूइंग भी देगा, लेकिन जो कह रहे कि नहीं सर हम हिंदी ही लिखेंगे, हिंदी के अलावा हम कुछ नहीं लिखेंगे, तो उनके लिए भी है, हर सुविधा उपलब्ध है। लिखिए व्यापार सुगमता।
आराम से लिख रहे हैं लोग, टेंशन नहीं है ना। कुछ शांत रहेगा सर, कुछ बात करने लगेंगे तो मजा आएगा। खाली उस क्लास में मजा लेने मत आइए, पढ़ा भी करिए। आजकल अजब हालात हो गया है, लोग फिल्म देखने जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं मूवी? शिक्षा लेने जा रहा हूं, कोचिंग मजा लेने। अजब हाल है एकदम। अच्छा देख रहे हैं जो सिस्टम है पूरी ऐसे का पूरा ऐसे पलट गया है, नहीं हो गया है? पहले क्या था, लोग फिल्म क्यों देखने जाते थे? मनोरंजन करने, स्कूल पढ़ने। आजकल उल्टा फिल्में लोग देखने जा रहे हैं शिक्षा लेने। फिल्म कैसन रहा हो? बहुत शिक्षा परद रहा। हाई कोचिंग कहाँ है बढ़िया? अरे पढ़े बहुत मजा आवेला। ये नहीं लड़के बात करते हैं ना कि कोचिंग बहुत बढ़िया टीचर कंटेंट देता ना, पढ़ने में बहुत मजा आता है। तो पूरे तरीके दौर क्या हो गया? शिफ्ट हो चुका है, ऐसे ऐसे हो गया है। कोई बात नहीं, पढ़िए, मजे के साथ साथ पढ़ते भी रहिए, खाली सिर्फ मजा ही मत लीजिए। बता चुका हूं उस दिन, मजा जरूरी है लेकिन सब्जी में नमक के बराबर ही मजा जरूरी है। वैसा न पूरी सब्जी नमक हो जाए, है ना? पूरी नमक क्या हो जाए? सब्जी हो जाए। जिंदगी में मजा जरूरी है लेकिन सिर्फ और सिर्फ कितने के लिए? सब्जी में नमक के बराबर मजा जरूर, लेकिन जरूरी है लेकिन नमक के बराबर। अभी नहीं पूरा आते हैं। तो देखिए, एक संस्था है जिसका नाम है वर्ल्ड बैंक। क्या नाम है उसका? वर्ल्ड बैंक। हिंदी में उसे कहते हैं विश्व बैंक। विश्व बैंक संस्था है जिसका मुख्यालय वाशिंगटन में। कहां पर है? वाशिंगटन। जो शब्द बोल रहा हूं ये आपके किसी भी एग्जाम का डायरेक्ट सवाल बनेगा। एक एक शब्दों को मैं लिखवाऊंगा, सब समझाऊंगा और लिखते भी नोट डाउन करते रहिएगा। एक संस्था है जिसका नाम है विश्व बैंक। विश्व बैंक ये क्या करती थी? वर्ष 2030 से, कब से? 2003 से एक इंडेक्स जारी करती थी व्यापार को लेकर। उस इंडेक्स का नाम था व्यापार सुगमता सूचकांक या ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। अब सर यहाँ पर ईज का मतलब जान लीजिए क्या है। ईज जैसा आप लोग पढ़ते हैं ना, ईजी, और एक होता है ईज, है ना? तो ईज क्या है? एक अमेरिकन, जिसे आप लोग मोबाइल जब देखते होंगे, लैंग्वेज जब जाते होंगे तो लिखता होगा इंग्लिश यूनाइटेड किंगडम, इंग्लिश यूएसए, आता है कि नहीं? उस तरह वही अंग्रेजी अलग अलग टोन में रहता है, तो ये अमेरिकन में है। यहाँ पे ईजी जो आप अंग्रेजी में पढ़ते हैं ना, ब्रिटिश लैंग्वेज, ईजी, EASY, इजी पढ़ते हैं ना, मतलब सरल। वैसे नहीं, लोग कहते बड़ा इजी क्वेश्चन था, तो वैसे ईज है अमेरिकन में। ईज का मतलब यहाँ पे क्या है? सरल, सुगम, सहूलियत, आनंदायक, ये है। तो समझिए, विश्व बैंक क्या करता है? 2003 से हर साल एक रैंक जारी करता है। उस इंडेक्स का नाम है, रैंक का नाम है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। अब समझते हैं कि सर व्यापार सुगमता का मतलब, एक्चुअल मतलब क्या होता है? जब इस एक्चुअल मतलब को समझेंगे तभी समझ में आएगा। अब होता क्या है ना, हम लोग बस इतना पढ़ लेते हैं, फटाफट 10 कंपोनेंट पढ़ लेते हैं और हो गया, और 2 दिन बाद गायब, आपका गड़बड़ हो जाएगा, है ना? अब इसका मतलब समझे क्या है ये। व्यापार सुगमता का मतलब ये होता है कि किसी विदेशी संस्था द्वारा या किसी उस देश के नागरिक द्वारा, फॉर एग्जाम्पल हम लोग भारत के हैं तो भारत की बात करता हूं, है ना? भारत के अगर हम लोग, तो हमारे किसी भारतीय द्वारा, किसी भारतीय संस्था द्वारा, या किसी विदेशी द्वारा, या किसी विदेशी संस्था द्वारा, यानी कुल मिला के किसी के द्वारा, किसी व्यक्ति के द्वारा भारत में व्यापार करना कितना आसान है, उस आधार पर एक इंडेक्स जारी किया जाता है, और उस इंडेक्स का नाम क्या है? ईज ऑफ डूइंग। यानी ये क्या मापता है कि किसी भी देश में व्यापार करना कितना आसान है, ये मापता है। तो किसी भी देश में अगर व्यापार करना, समझा जाएगा, क्योंकि हमारी क्लास में लोकसभा टाइप क्लास होती है, लोकसभा, समझिएगा। यानी किसी देश में व्यापार करना जितना आसान होगा, जितनी सहूलियत मिलेगी, जितनी अच्छा होगा उस देश में व्यापार करना, उस देश की रैंकिंग इसमें क्या होगी? अच्छी होगी, ऊपर होगी। और जिस देश में व्यापार करना जितना कठिनाई भरा होगा, उस देश की रैंकिंग उतनी ही खराब होगी। तो आप लोगों से एक सवाल, आप बताइए, आप ये बताइए कि आप अब टीचर वाली तैयारी छोड़ दीजिए, आप छोड़ के आप होगी क्या, आप सुपर की तैयारी आप छोड़ देती हैं। आपको मैं बोलता हूं कोई बिजनेस शुरू करिए आज ही, तो आपको पहले क्या क्या चाहिए? पहले पैसा चाहिए, जगह चाहिए, वेरी गुड, 2 चीज, ठीक। आप यहां से बलवंत बताइए आपको क्या क्या चाहिए? आज आप सुपर की तैयारी छोड़ के व्यापार करने जा रहे हैं, स्टार्टअप, तो आपको क्या क्या चाहिए? ठीक, वेरी गुड। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, इसको मैं इकोनॉमिक्स में बोल रहा हूं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, जो आप बोलेंगे उसको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ठीक है? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ठीक, पहला एक। अब इसे एक सवाल निकल के आता है, जानते क्या? अब आप जो करेंगे, अगर वो नया आइडिया, तुरंत आपको क्या कराएंगे? उसको रजिस्टर्ड कराएंगे, क्योंकि रजिस्टर्ड नहीं कराए तो जरूरी नहीं कि एक आइडिया जिसे बहुत लोगों के सर पे गिरा होगा, सेव,
एक आदमी के सर पे क्या गिरा? सेव गिरा, तो उसने एक नया नियम बना दिया। कौन सा नियम? किसका नियम? क्या नाम था उसका? हम जो है घनश्याम का नियम, ठीक है, न्यूटन का नियम हुआ ना। बहुत लोगों का सर घनश्याम के, राधे श्याम पर, चिंगमोंग पर, टिंग पोंग पर गिरा होगा ना, लेकिन किसी के दिमाग में आया नहीं। न्यूटन ने तुरंत वो क्या करा? आइडिया को रजिस्टर्ड कराया, तब वो न्यूटन का नियम कहलाता है। मान लीजिए इनके दिमाग में, बलवंत के दिमाग में आइडिया आया, लेकिन इन्होंने अपने आइडिया को रजिस्टर्ड नहीं कराया। 2 दिन बाद मेरे दिमाग में आइडिया आ गया। अब मैं क्या, चालाक आदमी, इकोनॉमिक समझदार, अब मैं क्या, उस आइडिया को रजिस्टर्ड करा दिया। अभी बोल लेंगे मेरा था, मेरा था, मेरा था। अभी पहुंच गए कोर्ट में, तो कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट पूछेगी रजिस्टर्ड कराए थे? कहेगा नहीं। कहेगा नहीं, मेरे दिमाग में आया था। तो कहेंगे कैसे? कहेंगे मेरे सपने में चल के देखिए। हो जाएगा ना दिक्कत? तो वेरी गुड, उसे एक सवाल निकला है, एक नया सवाल उत्पन्न हुआ है, पढ़ाऊंगा मैं। बताइए, सुधाकर बताएंगे। आप मान लीजिए व्यापार करना शुरू करना चाह रहे हैं, आपको क्या क्या चाहिए? हम मान लीजिए प्रधानमंत्री हमसे अब क्या क्या चीज मांग रहे हैं? बिजली चाहिए, रजिस्ट्रेशन चाहिए, ठीक, ये सब चाहिए, भ्रष्टाचार कम हो, वेरी गुड, ये सब चीजें चाहिए, ठीक। किसके हिसाब से बताइए? रागिनी, आपके हिसाब से क्या क्या चाहिए आपको? क्या क्या मांग रही है हमसे? अच्छा, ऋण उपलब्धता चाहिए तुरंत, मतलब कि ठीक है पैसा मिल जाए, ठीक। दूसरा, बिजली चाहिए, 2 हो गया। स्थान चाहिए, अच्छा, अनुमति माने कुल मिला के आपको रजिस्ट्रेशन चाहिए, ठीक, वेरी गुड। आपके हिसाब से कुशवाहा जी? आप मेहनत करें तो आपसे बड़ी परीक्षा निकल सकती है। माहौल, ठीक, रजिस्ट्रेशन चाहिए, ठीक, माने कुल मिला के ये सब चीजें चाहिए आपको, हाँ ना? समझिए, तो वही क्या करता है, ध्यान समझिएगा। आपके सबके आंसर सही हैं, आपको अपने अपने हिसाब से सही है। और कोई सवाल जब मैं पर्सनली पूछा कर रहा हूं, तो आप अपने आप को सोच कर बताएं। जैसे मैंने आपसे पूछा ना कि आप व्यापार शुरू करेंगी तो क्या, मैंने ये नहीं पूछा कि भारत में लोग करेंगे तो क्या, मैंने पूछा आप, तो आपको क्या चाहिए, है ना? तो समझिए उसी हिसाब से। अब क्या है, सबके अलग अलग हिसाब से है, सबको कुछ और चाहिए, किसी कुछ और चाहिए, किसी कुछ और चाहिए, है ना? अब ध्यान समझिएगा। अब मान लीजिए, अब जैसे रिलायंस, मुकेश अंबानी के लड़के को पैसे कमी है, तो उसको नया उद्योग करने के लिए कुछ नहीं चाहिए, उसको सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए? नया आइडिया चाहिए। उसको सिर्फ एक चीज चाहिए, क्या? आइडिया, है ना? लेकिन हम सभी लोगों के पहला आइडिया प्लस पैसा भी चाहिए। घर पे आएंगे, मेरे घर से निकल जाओ, रिश्तेदार के जाएंगे, पहला सवाल रिजल्ट आएगा कि ना? दोस्त पे पैसे देंगे नहीं, आपको पैसा खर्च करा देंगे, कहां जाएंगे आप? सरकार के। तो देखिए, तो वर्ल्ड बैंक क्या करता है? 10 कंपोनेंट, कितने कंपोनेंट? 10 कंपोनेंट के आधार पर ईज ऑफ डूइंग की जारी करता है। यानी ये 10 क्षेत्रों में अगर कोई देश अच्छा काम कर रहा है तो उस देश की रैंक अच्छी है, अगर इन 10 क्षेत्रों में अच्छा काम नहीं कर रहा है तो उस देश की रैंकिंग क्या है? खराब है। उन 10 को आप साथ साथ लिखेंगे और अक्षरशः आपकी जुबान पर रटा हुआ होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में घटकों में से डायरेक्ट सवाल पूछता है। और आगे सुन लिए सवाल कैसे पूछता है। सवाल 10 आपको रटने हैं। क्यों 10 रटने हैं? 10 आपको क्यों याद होना चाहिए? क्योंकि एग्जाम में पूछेगा निम्न में से कौन सा नहीं है, तो नहीं वाला का आंसर कौन बता पाता है? जिसको सब पता है ना? ये तो लिखते चलिए। पहला आप लिखें निर्माण करना, निर्माण करना। दूसरा लिखिए उत्पादन करना। तीसरा बिजली उपलब्धता। चौथा कर सहूलियत, कर सहूलियत। पांचवा क्या है? ऋण उपलब्धता। अब वहां पर ऋण सहूलियत नहीं करेंगे, ऋण उपलब्धता लिखेंगे, ऋण उपलब्धता। छठवां लिखिए, यहां से आप चाह रहे हो कि आपका व्यापार इतना अच्छा बढ़ गया, आप चाह रहे हो कि विदेश में मेरी सेलिंग हो, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको? आप मान लीजिए यहां पर, आप मान लीजिए मैं कोई सामान बना रहा हूं, है ना? अब मैं कोई सामान बना रहा हूं जो मुझे यहां से चीन में जाना है,
अब मेरा कोई लफड़ा चीन के एक अधिकारी से होता है, तो मैं चीन का अधिकारी मेरे बात सुनेगा? इसमें आपको सरकार क्या करेगी? रोल अदा करेगी, हम लोग दोनों लोगों का मैटर क्या करेगी? निपटाएगी, है ना। तो वहां पर लिखे आप सीमा पारीय व्यापार, सीमा पारीय व्यापार सरकार मदद करेगी आपको। 7वां लिखिए, 10 है, 10 याद होना चाहिए आपको। और किसी को याद है 7वां 10 थे? दिवालियापन के पहले कोई? अल्पसंख्यक वर्ग को संरक्षण, वेरी गुड, अल्पसंख्यक वर्ग को संरक्षण। 8वां करों का भुगतान यहाँ है, कर सहूलियत। 8वां आप लिखे दिवालियापन। 9वां लिखे अनुबंध। जैसे हमें याद है 10 वैसे आपको 10 याद होना चाहिए जुबान पर, है ना। ये 10वां है संपत्ति का पंजीकरण। अब संपत्ति में क्या आ जाएगी? आपकी कैमरा भी आ जाएगा, आपका एक कलम भी आ सकता है, और आपका संपत्ति क्या है? जैसे मान लीजिए जैसे कि मान लीजिए कि पीछे वो कोई ऐसा कोई आइडिया बनाती है, मान ध्यान से, वैसा कोई आइडिया बनाती है, ऐसी कोई छतरी बनाती है, मान ली नंदिनी एक ऐसा छतरी बनाती है कि बारिश होते ही, है ना, सर में रहेगा, बाल में बांधने वाला लगा है, और ऐसा है कि बारिश होते ही फट से खुल जाए, क्या हो जाए? फट से वो खुल जाए, और बारिश से छतरी खोलने की टेंशन ना हो, खुल जाए, बारिश से आप बच जाए, है ना, ऐसा हो। तो क्या है? नया आइडिया है ना। तो क्या अब आइडिया भी क्या होता? आइडिया भी आप लोग टेंशन मत लीजिए, ध्यान समझिए। आप लोग कई बार सोचते हैं ना कि अरे यार किसी के पास कोई फिजिकल चीज है तो ही उसके पास संपत्ति है। नहीं, आपके पास सबसे बड़ी संपत्ति है दिमाग। इसको भी ना सबसे ज्यादा रजिस्ट्रेशन कहाँ होता है? अमेरिका में। सबसे ज्यादा मुझे आश्चर्य होता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को सबसे ज्यादा रजिस्टर्ड कराने में कौन सा देश आगे है? अमेरिका। वहां नया आइडिया तुरंत आते रजिस्टर कराते हैं सब। वहां कलर को लेकर झगड़ा है, कलर को लेकर ऐसे झगड़े हैं। लिखिए संपत्ति का पंजीकरण, संपत्ति पंजीकरण, ये 10 चीजें। हाँ वही है, उत्पादन करना और निर्माण करना, दोनों में डिफरेंस है, बताता हूं मैं। आता हूं एक एक पर। हो गया 10 लिख ले आप। अब समझते हैं बारी बारी। निर्माण करना यानी कोई चीज निर्माण करने का मतलब यह है सरकार आपको उस देश में कच्चा सामान उपलब्ध कराएगी, ठीक है। दूसरा, एक माहौल ऐसा बनाए कच्चा सामान उपलब्ध हो। तीसरा सरकार ये क्या करेगी? अब देखना ध्यान से, अभी इसमें एक और चीज है ना, ये सरकार आप लोग देखें निर्माण करने में एक आपके भारत में क्या आया था? जीएसटी के आने से बहुत सारी सहूलियत आई। आपको जीएसटी आने से आपके देश में सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम क्या खत्म हो गया? कैस्केडिंग इफेक्ट। कैश नहीं खत्म हो गया, कैस्केडिंग इफेक्ट। कैस्केडिंग इफेक्ट का मतलब क्या है? टैक्स ऑन टैक्स, टैक्स ऑन टैक्स क्या हो गया? खत्म हो गया। बात समझ आ रही है? पढ़ा चुका हूं मैं, ठीक। पहला ये हो गया। उत्पादन करने का मतलब ये है, जिसे होता है कि सरकार आप पर उत्पादन करने पर कौन सा टैक्स लगाती है? सरकार एक्साइज ड्यूटी। कौन सी ड्यूटी? एक्साइज ड्यूटी। एक्साइज ड्यूटी पर सरकार आपको सहूलियत प्रदान करेगी। बात समझ आ रही है? ये चीजें। अब जैसे उत्पादन करने में एक लागत लगता है, उस लागत का नाम होता है फैक्टर लागत। क्या नाम होता है? फैक्टर कास्ट लगता है आपका। अब फैक्टर कास्ट में क्या क्या चीजें आती हैं? मजदूरी आएगी, है ना। और दूसरा सबसे बड़ी चीज, सरकार आपके अंदर सबसे बड़ा चीज क्या करेगी? कौन सी नीति अपनाएगी? हस्तक्षेप की नीति अपनाएगी। वो सेक्टर कहां कहलाएगा? उत्पादन करना में। बिजली पंजीकरण को लेकर आप कल्पना करिए, घोसी में क्या हो, हम लोग शहर में हर शाम को 5 बजे के बाद रात के 12 बजे तक बिजली गुल हो जाया करे। सिर्फ कितने महीने के लिए? 6 महीने के लिए गुल हो जाया करे। हम लोग घोसी 5 साल पीछे चली जाएगी, क्योंकि शाम के 5 बजे के बाद रात के 9 से 10 बजे तक असली मार्केट शुरू होता है। सारी खरीदारी, सारी चमक दमक कब होती है? वही शाम में होती है।
सभी लोग घूम फिर के काम कर, सभी लोग कहाँ शाम को ही निकलते हैं, और उस समय अंधेरा रहेगा जिस शहर में, तो वो शहर क्या हो जाएगा, पीछे चला जाएगा। ये हो गया। और दूसरी एक चीज, बिजली कनेक्शन लेने में सहूलियत। इसमें सहूलियत का मतलब पहला ये कि आप लोग देखते हैं बिजली कनेक्शन लेने में जैसे लगता है कि भगवान को पाने के बराबर था। पहले बिजली कनेक्शन को ले लिए तो लेना तो मुश्किल था, है ना, भगवान पाने के बराबर था। अगर कहीं बिजली कनेक्शन मिल भी गया तो बिजली कनेक्शन कटवाने में लगता था कि भगवान से मिलने के बराबर था, है ना। आपकी किसी आदमी की डेथ हो गई, अब उसके नाती को आया अचानक बिल आया 7 लाख का, कब दादाजी दिए थे, लेकिन दादाजी तो कटवा दिए थे, नहीं कटवाए नहीं थे, हो गया बिल। तो समझ रहे हैं, बिजली कनेक्शन लेना सहूलियत कर दिया सरकार ने, एक। उसके बाद से कर सहूलियत। अब जैसे मान लीजिए आपने क्या किया, प्रधानमंत्री मुद्रा बैंक योजना के तहत या स्टार्टअप योजना की तरफ या स्टैंडअप योजना के तहत आपने क्या किया, आपने कोई लोन लिया सरकार से। अब सरकार से आपने लोन लिया, तो मान लीजिए आप अभी नई नई स्टार्टअप है ना, ये सारा काम किसके लिए हो रहा है, स्टार्टअप के लिए हो रहा है। स्टार्टअप है, अभी आपको क्या करना, अभी सरकार जैसे ही आपसे ब्याज ले, जैसे सरकार आपको ऋण दे, ऋण देने की सरकार आपको 12% ब्याज लगा दे, तो ये बताइए अभी नया स्टार्टअप है आपका ना, तो आपको नया स्टार्टअप शुरू करने में क्या चाहिए, अभी सहूलियत आपको चाहिए। अभी आपका ध्यान अपनी स्टार्टअप पर होना चाहिए, लेकिन आपका ध्यान कहाँ है, टैक्स पर। और नहीं ये काम होगा नहीं ये काम होगा, अंतिम में आप क्या हो जाएंगे, दिवालिया हो जाएंगे। तो इसके लिए सरकार आपको क्या करे, जो टैक्स है टैक्स में सरकार आपको छूट देती है ना। आपका सारा धन कहाँ रहेगा, यहाँ रहेगा। जब यहाँ रहेगा तो क्या करेंगे आप, आपका स्वरोजगार बढ़ेगा। अब जब स्वरोजगार बढ़ेगा तो आप क्या देंगे, रोजगार देंगे, है ना। ये ऋण उपलब्ध कराना, कोई देगा नहीं, सरकार आपको ऋण उपलब्ध कराएगी। सीमा पारी व्यापार, जो दूसरे देश के अधिकारी से कोई आपका विवाद हो गया, निपटारा हो गया सरकार से, तो यहां पर होगा। जैसे एग्जांपल के लिए आप लोग जानते हैं ना, एक समझौता होता है, ये आप लोगों का सिलेबस का नहीं है लेकिन फिर भी बता दे रहा हूं। ये इंटरनेशनल रिलेशन की एक चीज है, बता दे रहा हूं मैं आसान भाषा में। एक होता है सिस्टर समझौता। क्या होता है सिस्टर समझौता, दो बहनें होती हैं, दो भाई होते हैं, एक परिवार में दो बहनें दो भाई। जब दोनों भाइयों की शादी हो तो दोनों भाई कहां रहते हैं, ससुराल में रहते हैं कि मायके में, बताइए कहां रहते हैं, मायके में रहते हैं ना। लेकिन लड़कियां कहां ज्यादातर रहती हैं, ससुराल में। लेकिन ससुराल में एक लड़की की शादी हो गई मुजफ्फरपुर, और एक लड़की की शादी हो गई ग्वांगसो, ग्वांगसो माने चीन में, है ना। अब शादी हो गई तो रिश्ता खत्म हो जाता है, नहीं, लेकिन फिर भी वहां सब डील करती है कि का भाई आज खाना बढ़िया ना बनल, होता है कि नहीं, सब खबर रहता है। जैसे हमारी फुआ है ना, बंगलोर रहती हैं, उनको मैं कल फोन किया, कोई बता फुआ तो कहा पूरा गांव भर खबर तो कराएला, कह तो कौन काम ना दिन भर खाली रहनी है, पता लगा होता है। अरे यार जो चीज हम लोग पता नहीं होती है ना, सोचो हम लोग घोसी में रह रहे हैं ना, गाँव बलिया है, तो बली हम लोग खबर, बलिया वालों को घोसी खबर नहीं पता है ना, घोसी खबर ना बलिया पता, उनको खबर बंगलोर में है, तगड़ा रहता है। तो देखिए ऐसे समझौते, अब देखिए ध्यान से, अब ऐसे समझौते क्या, दोनों बहनें कहीं और है ना, दोनों ससुराल में है, लेकिन फिर दोनों का रिलेशन है ना, वहां पर बातचीत चलता है संपर्क में, तो ऐसे समझौते क्या बोला जाता है, सिस्टर सिस्टर समझौता हुआ ना, तो ऐसे समझौते को बोला जाता है सिस्टर समझौता। ये तो व्यवहारिक बात थी, अब आते हैं इसमें। सिस्टर समझौते का मतलब ये होता है, आप लोग देखते हैं कि कई बार उत्तर प्रदेश सरकार डायरेक्ट अमेरिकी सरकार से कोई योजना को लेकर, कोई सांस्कृतिक समझौता, कोई आर्थिक समझौता या किसी तरह का और समझौता सरकार डायरेक्ट कर लेती है, उसमें केंद्र सरकार का कोई दखल अंदाजी नहीं होती। यानी क्या हो जाए, केरल सरकार का समझौता किससे हो जाए, ये अभी नहीं कि तुम आओ हमारे यहाँ पर गुलाम कर लो, ये वाला समझौता नहीं, आर्थिक रूप से, शैक्षिक रूप से और कैसे सांस्कृतिक रूप से ऐसे समझौते, यानी सरकार भी ना हो उसमें, केंद्र सरकार से मतलब ना, आदेश सही होगा लेकिन सरकार, केंद्र सरकार का फंड बजट इस तरह कोई चीजें उसमें शामिल नहीं होंगी, है ना। तो ऐसे समझौते को बोला जाता है सिस्टर। बिल्कुल केरल में हुआ था जल्दी में, केरल और अमेरिका की सरकार, जैसे हुआ क्या था ना, जैसे अमेरिका में एक राज्य है जो कि हम लोग के देश से मिलता जुलता नाम है, कोई बताएगा कौन सा, इंडी, इंडी, वेरी गुड, पहुंच रहे हैं आप, इंडियाना। हाल ही में वहां की राज्य सरकार ने, वहां के एक राज्य इंडियाना और साथ में कौन, अपने देश की केरल सरकार एक समझौता की थी, है ना। ऐसे समझौते क्या बोला गया, सिस्टर समझौता। ऐसे कोई कुछ किया था समझौते का, शैक्षिक रूप से, आर्थिक रूप से,
मतलब ऐसे नहीं होता है समझौता, बस ऐसे हुआ था। ऐसे समझौते क्या बोलते हैं? सिस्टर समझौता। तो ये है, तो समझिए, तो ऐसे समझौते के लिए और समझ में आ रहा है, तो सरकार क्या देगी आपको? मदद हमेशा के लिए खड़ा रहेगी। अल्पसंख्यक वर्ग में क्या होता है, याद रहेगा? सिस्टर समझौता याद रहे, ठीक। अल्पसंख्यक वर्ग में अब लोग फोन में बात करिएगा ना कि सर हमसे आज बताएं कि सिस्टर समझौता के, तो हम लोग इंटरनेशनल की बात कर रहे हैं आज, ठीक। समझिए, अब अल्पसंख्यक वर्ग जैसे देखते हैं वर्तमान सरकार को, जब भी सरकार कोई बनती है तो हमेशा सरकार, किसी भी देश में ऐसा होता है कि अल्पसंख्यक वर्ग हमेशा सरकार पर लांछन लगाता है कि हमारे साथ दोयम दर्जे का व्यवहार किया जा रहा है। लेकिन भारत में ऐसा नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल है। भारत एक ऐसा देश है जो कि हर देशों से बिल्कुल अलग देश है ना। यहाँ पर ऐसा संभव नहीं है, ठीक। कोई सरकारें नहीं करती है, बस लगता है ऐसा, ठीक। आइए, तो इस बार देखिए, इस बार भी देखिए विधानसभा चुनाव में 32 वर्ग से, मुस्लिम वर्ग से 32 विधायक चुन के गए हैं, है ना। कितने विधायक? 32। पता है आप लोगों को? इसे पढ़ा करिए, करंट अफेयर का प्रश्न भाई, 32 है। करंट अफेयर का प्रश्न बनेगा आपका। आपको क्या लग रहा है चुनाव भी दिया, करंट अफेयर आपका हुआ नहीं? ये करंट अफेयर क्वेश्चन है। एक बार करंट अफेयर क्वेश्चन में आया था कि ये आजमगढ़ की थी, एक आजमगढ़ पूछा था सवाल में कि हाल ही में विधानसभा चुनाव, इस बार का नहीं पिछली बार का, हाल ही में विधानसभा के चुनाव में एक सबसे बुजुर्ग महिला, पूरा उम्र दिया था 112, उस महिला का कोई नाम भी था, ये किस जिले की है? उत्तर प्रदेश की। आज आंसर आजमगढ़। पेपर क्वेश्चन आया था पेपर में, पीसीएस के पेपर में। अब सोच लीजिए सवाल क्या देगा, कुछ नहीं कह सकते। इसलिए मेरी सारी कथा कहानी को आप ध्यान से सुना करिए कि कब सुनी हुई बात और कब कोई चीज कब काम आ जाए, आप कुछ भी नहीं करते। नहीं युद्ध होने जाता चक्कू लेके, जूता में घुसा के। कई बार हॉलीवुड फिल्मों में देखेंगे आप, हम लोग फिल्मों में तो लड़कियों को बचा लो करती हैं सब। हॉलीवुड फिल्मों में देखो, हॉलीवुड हीरो कहते तू पीछे रहो हम लड़ो, देखते हैं कि नहीं हॉलीवुड में? अरे मैं देखा कौन सी फिल्म थी, ज़ॉम्बीज़ का था, उसमें हीरोइन गजब है भाई। उसमें हीरोइन जानते हैं फिल्म कितना ली थी एक फिल्म करने का? वो हम तो सुने 300 करोड़। आपके फिल्म में काम करूंगे 300 करोड़। उस एक्ट्रेस का मुझे नाम याद नहीं आ रहा, छोटे छोटे बाल है उसके, हमेशा कराटा वाली फिल्म बनाती है वो, नाम याद नहीं आ रहा। वो जोम्बीज वाली फिल्म नहीं होती है, बनाती है, नाम याद नहीं, मुझे याद नहीं आ रहा है ना। ये 300 करोड़ ली थी। इधर भारत में फिल्में उतना नहीं कमा पाती, उसका अकेले बस 300 करोड़ लेंगे, फिल्म बने तो चले चाहे ना चले। हाँ वही पकड़ लिए आप, ये है ऐसे। हम लोग फिल्मों में हम लोग अब परिवर्तन हो रहा है, अब परिवर्तन होना है। पहले के फिल्मों में बस यही कहानी है। क्या कहानी? नहीं हम बता रहे क्या कहानी है। हीरो को गुंडा ने क्या कि हीरो को चक्कू मारा, हीरोइन बस दुपट्टा फाड़ के पट्टी बांधने आती है, बस इनको फिल्मों में यही दिखाता है, पट्टी बांध दे, पट्टी बांध। हॉलीवुड में क्या होगा, कहेगी तुमको चोट लगी तुम बैठो मैं लड़ूंगी, इस तरीके से दौर बदल रहा है। अब धीरे धीरे दिखा रहा है, धीरे धीरे बदलेगा, धीरे धीरे बदलेगा, ठीक। आते हैं अब ये देखिए, यानी अगला ये हो गया अल्पसंख्यक और दिवालियापन। सबको समझा रहा हूं। अब दिवालियापन का मतलब क्या होता है एक्चुअल में जानिए। दिवालियापन का मतलब ये, मान लीजिए मैं कोचिंग 5 लाख में शुरू किया, मैं कोचिंग 5 लाख में शुरू की, दूसरे दिवालिया करने से बढ़िया अपने आप कर लो। बेइज्जती सारी खराब चीजें के साथ करिए अपने साथ। और सब जानने के बावजूद दुनिया का सबसे जबरदस्त काम क्या है? बेवकूफ बनना। सारे महान काम है, महान काम बहुत अच्छे, बहुत सारे महान काम है। एक महान ये भी काम होता है बेवकूफ बनना, लेकिन कब? सब जानने के बाद भी। अब ये नहीं कि कुछ नहीं जानते तो बेवकूफ है, लेकिन सब जानने के बावजूद अब बेवकूफ बनने का अगर नाटक आप कर रहे हैं तो आप साक्षात देव हैं। समझ रहे ये बात को? सब जानने के बावजूद, मतलब सामने वाला बोले कि देखिए ऐसा नहीं वैसे होता, आप समझ रहे हैं, ठीक बाबू भुलवा ले हमके, आप फिर मुस्कुरा रहे हैं। कोई आपको गाली दे फिर भी मुस्कुराए तो बहुत खतरनाक आदमी है। चलिए आते हैं, देखिए ऐसे लोग ना, जो लोग नहीं देखते हैं कि अच्छा दो मोहल्लों में झगड़ा होता नहीं, लोग कहते हैं कि हम तो क्या पे देख ले, वो भी देख ले, कौन देखेगा नहीं। अब दोनों को अगर बंदूक दे तो देख ले, नहीं चलेगा। लेकिन देखना जो लोग गाली पे मुस्कुरा रहे हो, बंदूक पकड़ के ठोक देंगे सीधे, है ना। इस तरीके दुनिया ऐसी है। तो समझ लीजिए जो लोग स्माइल कर रहे हैं विपत्ति में भी ना, बहुत डेंजरस आदमी है वो, ये पहचान है ये सब। आते हैं तो समझिए दिवालियापन, क्या मुस्कुरा रहे हैं आप लोग?
दिवालियापन। अब देखिए इधर दिवालियापन में क्या है, दिवालियापन का मतलब ये होता है, मान लीजिए 5 लाख में कोई संस्था खुली, 5 लाख में कोई संस्था खुली, सरकार से मैं टैक्स सहूलियत लिया, सब लिया, सब लिया, सब करने के बाद एक्चुअल मेरी कोचिंग की या संस्था की लागत कितनी है, 5 लाख। 5 साल के बाद होता है क्या, अब मैं अपनी संस्था को एकदम बर्बाद हो गया, नहीं बेचना चाह रहा हूं, अब बेचने के बाद क्या हो रहा है कि जो एक्चुअल जो लागत है, मुझे अपनी एक्चुअल लागत ही बेचने के बाद नहीं मिल रही है, तो मैं क्या हो गया, ऐसे ऐसे पूरे व्यवहार को क्या बोलते हैं, दिवालियापन। तो सरकार इसमें भी आपके साथ खड़ी रहेगी। जैसे एग्जांपल के लिए प्रधानमंत्री मुद्रा बैंक योजना के तहत अगर आप 3 साल तक लोन नहीं चुका पाते हैं, फिर सरकार आपको 1.5 साल फिर से मौका देगी। वो एग्जांपल किसका है, सरकार फिर 1.5 साल खड़ी रहेगी, ये बहुत बड़ी बात है, फिर देना पड़ेगा जिंदगी भर थोड़े। ठीक, अनुबंध, अनुबंध। अब अनुबंध में समझिएगा बहुत जरूरी, आजकल ना इसमें सबसे सीधे साधे लोग फंसते हैं, सीधे साधे लोग बहुत बुरी तरह फंस जाते हैं। इसलिए मैं आपको क्लास में बार बार बोलता हूं ना कि कभी भी आप लोग लिख दो, सब बहुत जरूरी है। आजकल जैसा दौर चल रहा है दुनिया का, 2 तरीके के लोग हैं। पहला, आपको ये बन के नहीं रहना है, इतिहास गवाह ही हमेशा पिटाई खाते हैं, मासूम लोगों का इतिहास ही हमेशा ही पिटाई खाते हैं, पिटाई खाने के लिए पैदा हुए हैं। एक्चुअल बात ये है, मासूम लोग। अगर आपके आज के दौर में अगर आपको रहना है, और खासकर महिला, अब माने लड़के तो और बहुत जरूरी है आजकल, देखिए ध्यान से, आपको ये बन के रहना है आजकल के दौर में, क्या वो सब फालतू नहीं, ये आपको क्या बन के रहना है, डिप्लोमेटिक। देखते हैं मोदी जी का चुनाव आता है, गोड़ धोने लगेंगे बैठ के, है कि नहीं, बात समझ में आ रहा है, पैर और धोने लगेंगे, तब चलाकी है। देखिए ध्यान से, आजकल आपको इस दौर में अगर जीना है तो आपको डिप्लोमेटिक बन के रहना पड़ेगा, वरना आप मासूम बने रहिए, हम खत्म। डिप्लोमेटिक एकदम अपना लो रास्ता, बहुत जरूरी है आजकल के दौर में। इन लोग देखते हैं कि बहुत लोग जो शादी होती है तो लोग कहते हैं कि उनके हमेशा लांछन लगता है, लड़का कहेगा कि मम्मी कहेगी मेरू खाली सुने ला, है कि नहीं, आ लड़की अब मम्मी खाली सुन लेती, इनका लगता हमसे शादी है क्यों की है, ये मम्मी का सुनना था। अब कुछ लोग देखते हैं, कुछ लोग मम्मी भी खुश हैं और पत्नी भी खुश है, तो वो अकबर है इस जमाने के, क्या वो अकबर है, वो कैसे हैं लोग, डिप्लोमेटिक। बस समझ में आ रहा है क्या है ये डिप्लोमेटिक, तो लाइफ में डिप्लोमेटिक बन के रहिए आजकल के दौर में, बहुत ही जरूरी है। अब अगला दिवालियापन होना, अनुबंध। हाँ, अनुबंध से आइए बात। अच्छा, डिप्लोमेटिक का मतलब ये होता है समय, अच्छा वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, समय के अनुसार अपने आप में चेंज करना। ध्यान समझिएगा, बहुत बढ़िया सवाल पूछ लिया, अच्छी बात है। समय के अनुसार, हम यही चाहते हैं खुल के रहा करिए क्लास में, बस अश्लील नहीं, खुल के रहा करिए, एकदम पूरा खुल के रहिए, बस अश्लीलता नहीं होनी चाहिए, उस पर हमारी क्लास में भाई रोक रहेगा, अश्लीलता बिल्कुल आई डोंट लाइक दैट, समझिएगा। डिप्लोमेटिक का मतलब होता है कि जहां समय के हिसाब से अपने को थोड़ा चेंज हुआ करिए, क्योंकि देखते हैं आप स्ट्रेट फॉरवर्ड रहेंगे तो नहीं चल पाएंगे। स्ट्रेट फॉरवर्ड वही रह सकता है जिसको 2 चीज ना हो, और ऐसा कोई नहीं हो जिसके अंदर एक चीज नहीं भी रहेगा तो एक चीज तो रहेगा ही। जिसके स्ट्रेट फॉरवर्ड बस उसके लिए जिसके अंदर 2 चीज ना हो, पहला डर ना हो, और दूसरा उससे बड़ा डर ना हो, लालच। सबके अंदर लालच होता है, जाने अनजाने सबके अंदर लालच जरूर ही होता है। हाँ, सब क्लास में बोल दीजिएगा, हर क्लास में, कल होगा श्योर है, आज बोल रहा हूं क्लास में। ध्यान समझिएगा, आते हैं हम लोग फोकस। 2 चीज, स्ट्रेट फॉरवर्ड चलने का अधिकार सिर्फ किसको है, जिसके अंदर डर ना हो कोई, और दूसरा जिसके अंदर कोई लालच, वो चलेगा। लेकिन आप जानते हैं ना कि ऐसा रेयर केस में होता है, रेयर केस में वो सिर्फ संतों के बस की बात है। किसके बस की बात है, वो सिर्फ एक ही आदमी हो सकता है, संत। संत, हाँ थोड़ा 100% बोला हूं मैं, थोड़ा सा अपने अंदर ला सकते हैं, ठीक है ना। ठीक, अब समझिए स्ट्रेट, अब देखते हैं कि हार्ट बीट जो हम लोग होती है ऐसे चलने का मतलब क्या है, टे खत्म, जिंदगी खत्म, यानी आपको ऐसे चलना है। हाँ, अब सिचुएशन के हिसाब से
अब ये चलने का मतलब, ये ऐसे चलने का मतलब कि यहाँ आना है लेकिन थोड़ा सा घूम के आ जाइए, अभी नहीं कि यहाँ है तब निकल गए यहाँ। उसका क्यों बताना जरूरी है? मतलब बताए कुछ और, निकाल ली कुछ और। जाना है लेकिन फिर वहीं आना है, वहीं पर जाइए, अपने एम पर ही फोकस करके रखिए। बात समझ आ रही है? ये है। जैसे आप लोग क्या, जैसे आप सुपर की तैयारी कर रहे हैं, तब ये नहीं कसम खाना है कि मैं सिर्फ सुपर टेट की प्रैक्टिस करूंगा। आपका कोई लड़का है, आपके घर पे कोई भतीजा भतीजी, आपका भाई है या कोई है, ठीक है ना, वो क्या कि एसएससी के एग्जाम देकर आया या मान ली यूपीपीएससी के एग्जाम देकर आया, तो उसका करंट अफेयर आपके भी एग्जाम में आएगा। थोड़ा सा घूम के यूपीएससी वाला भी प्रैक्टिस कर लीजिए, थोड़ा ये वाला भी आप कर लीजिए। बात समझ में आ रहा है? ये है, लेकिन आपका टारगेट सुपर टेट पे ही रहे, है ना? ये है, तो ये है। हाँ, तो कहां पर थे हम लोग? अनुबंध पर। ये मासूम बात वही शुरू हुई। या अनुबंध की मजबूती न होने से सबसे ज्यादा मासूम वर्ग ही फंसता है। समझिए ध्यान से। एज फॉर एग्जाम्पल, क्या नाम है आपका? इज ऑफ डूइंग में यही एग्जाम्पल बने। क्या नाम है आपका? शोभा। शोभा है आपका? प्रेम सुधा। ठीक, प्रेम भी नाम है, सुधा भी नाम है, दो नाम। कौन अलंकार है? अरे समास है। कौन नहीं है? ऐसा हो ही नहीं सकता। चलिए आते हैं, ऐसे ही कोई सवाल पूछ देगा, प्रेम सुधा, बताइए कौन समास है? ठीक, चलिए आते हैं हम लोग, ध्यान समझिएगा। अब होता है क्या, शोभा और प्रेम सुधा, ये दोनों लोग क्या करती हैं? अनुबंध करती। आज कितने रुपए में? 5-5 रुपए का। कितने रुपए का अनुबंध करती हैं? 5-5 रुपए। ध्यान समझिएगा, 5 रुपया सुधा ने दिया, 5 रुपया शोभा ने दिया। अब हुआ का, अब ध्यान समझिए, इसमें शोभा क्या है? बहुत सीधी सादी लड़की, और प्रेम सुधा थोड़ी सी चालाक, है ना, चालाक टाइप की। अबे बोले ठीक है यार, हम लोग की तू मेरी जय है, मैं तेरा बीरू हूं, है ना, तू मेरी जय, मैं तेरा बीरू। मान एग्जांपल के लिए जय और बीरू हुए दोनों लोग, और ये बिजनेस चलता रहा। बिजनेस 10 साल के बाद, कितने साल के बाद? 10 साल के बाद इस बिजनेस की वैल्यू होती है 500 करोड़। कितने करोड़? संभव है? आपको मजाक लग रहा है? संभव है? ऐसे बहुत सारे एग्जांपल आपको मिल जाएंगे। अच्छा, मैं आपको क्यों बायोग्राफी बार बार पढ़ने के लिए कहता हूं? क्यों बायोग्राफी? आपको मैं यहाँ पे 10 नाम ऐसा दे सकता हूं ना, 10 नाम इस पे बोर्ड पर लिख दूं, और सबकी अगर आप प्रारंभिक जीवन को देखें तो हम लोगों से वो गरीब थे, हम लोगों से कमजोर थे, हम लोगों से उनकी पारिवारिक स्थितियां कमजोर थी। तो पढ़ने के बाद आपको ये रियलाइज होगा कि यार जब ये ऐसा कर सकते हैं तो हम भी ऐसा कर सकते हैं। बस बायोग्राफी पढ़ने के लिए बस मैं आपको इसीलिए कहता हूं, किसी का पढ़ो चाहे ना पढ़ो, अंबेडकर का तो जरूर पढ़ना चाहिए। किसी को अगर डिप्रेशन है ना, डिप्रेशन की बीमारी, उसको ना अंबेडकर की किताब फेंक दीजिए, उसको दे दीजिए, ले वो अंबेडकर किताब पढ़े, उसका डिप्रेशन खत्म हो जाएगा, उसका सारा डिप्रेशन क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। डिप्रेशन की बहुत अच्छी दवा है, डॉक्टर अंबेडकर की किताब उसको दे दीजिए, खत्म उसका डिप्रेशन। जब पढ़ेगा तो कहेगा अरे यार, इतना डिप्रेशन के बाद भी, इतनी दिक्कतों के बाद भी कोई, सब छोड़िए, उनकी डिग्री देखिए, उनकी अब 2 डिग्रियां पढ़ो ना खाली, इकोनॉमिक्स वाली, एक लंदन से है और अमेरिका से। वही समझ में क्या आता है कि इकोनॉमिक्स की डिग्री दोनों, वो भी लंदन और यहां से। आश्चर्य होता है। सब छोड़िए, खाली मेरे घर फोटो है, खाली उनका डिग्री देखता हूं मैं, बताओ यार, डिग्री जबरदस्त आदमी, वैसी कंडीशन के बाद भी जबरदस्त। हमको समझे नहीं तो आदमी का दिमाग क्या रहा होगा, समझ रहे हैं? तो ये हमेशा इसीलिए बोलता हूं पढ़ने के। हाँ, तो मैं कहां पे था? 500 करोड़। अब देखिएगा, 10 रुपए की कंपनी कितने बदल गई है? 500 करोड़। अब शोभा थी सीधी साधी लड़की, लेकिन प्रेम सुधा थी डिप्लोमेटिक, कुछ ज्यादा ही डिप्लोमेटिक, जितना नहीं होना चाहिए, है ना, उसका भी एक सीमा है। अब ये देखो ना ध्यान से, मैं हर उल्टा व्यर्थ लगा सकते हैं लोग। अब मैं सिखा दिया सर डिप्लोमेटिक होना, तो पॉपोस डिप्लोमेटिक हो जाई, सॉरोस डिप्लोमेटिक हो जाई, जो दोस्त है उससे डिप्लोमेटिक। ऐसा नहीं, डिप्लोमेटिक दुनिया के लिए थोड़ा बहुत, ज्यादा डिप्लोमेटिक लगाएंगे तभी आप ज्यादा पिटाई खा जाएंगे, क्योंकि हर चीज की एक सीमा होती है ना। सबके प्रति डिप्लोमेटिक होइएगा, अपने काम के प्रति डिप्लोमेटिक मत होइएगा कि आज ना कर तुम कल कर ले। उसके प्रति स्ट्रेट फॉरवर्ड होना चाहिए। किसके प्रति? अपने काम के प्रति। और काम दो चीज जीवन है, 2 चीज, प्रेम और जॉब माने नौकरी। बड़ी सोच समझ करिएगा। अब प्रेम का मतलब यहाँ पे शादी हुआ है, अब यहाँ प्रेम का मतलब कई सारा प्रकार है। प्रेम मतलब शादी भी, प्रेम और ये नौकरी, बहुत सोच समझ करिएगा। लोग कहते हैं कि जीवन का पार्ट है, नहीं, ये जीवन है, ये जीवन। इसलिए 2 चीज बहुत सोच समझ करिएगा, जांच के, परख के, समझ के, वक्त लेके।
है ना। बहुत ध्यान से आते हैं हम लोग। तो देखिए हुआ क्या, ये 10 रुपए कंपनी कितने बदल गई, 500 करोड़ में हो गई। कितने करोड़ में, 500 करोड़ में। अब देखना हुआ क्या, शोभा वो सीधा दी। अब होगा क्या, शोभा ने क्या किया, बस दोस्ती के नाम पे, अरे यार चलो प्रेम सुधा, अरे कोई बात नहीं, हम लोग दोस्ती है ना, कोई टेंशन की बात नहीं है, मैं तुम्हारे लिए अपने बसंती को छोड़ सकती हूँ, है ना, इतनी दोस्ती, है ना, इतनी दोस्ती, ठीक माने, हाँ जय बीरू है ना। अब देखिए हुआ क्या, अब हुआ क्या कि प्रेम सुधा को ऐसा लगता है कि शोभा रहे चाहे ना रहे, मेरी कंपनी तो चलती रहेगी, और इतनी सीधी रहेगी कि बेचारी पे निर्भर ही रहती रहेगी, शोभा के लिए, अरे प्रेम सुधा के लिए सब करती रह गई। अब होगा क्या, कॉन्ट्रैक्ट था नहीं था। अब उस कंपनी में प्रेम सुधा का इतना वर्चस्व है कि सुधा शोभा को जब चाहेगी तब निकाल देगी। शोभा क्या, बस यही कहेंगी, दोस्त दोस्त ना रहा, दोस्त दोस्त, है ना ये। अब देखिए ध्यान से, अगर ये कॉन्ट्रैक्ट मजबूत होता, 10 रुपया लगा होता, 10 साल के बाद अगर ये शोभा को इतना परेशान कर देती, इतना परेशान कर देती कि शोभा बोलती ठीक है मैं खुद ही जा रही, तो शोभा ऐसे नहीं निकलती, शोभा निकलती 250 करोड़ लेकर। समझ आ रही बात, ये होता है अनुबंध। इसमें बहुत सारे मासूम लोग फंसते हैं अनुबंध वाले मैटर में, बात समझ आ रही है, ये वाली बात है। तो ये अब आगे संपत्ति का पंजीकरण। संपत्ति का पंजीकरण मतलब, संपत्ति का मतलब ये होता है, संपत्ति ऐसी कोई भी चीज जिसको आपको बदले में आपको किसी भी प्रकार का आपको लाभ प्राप्त हो सकता है, दैट कॉल्ड प्रॉपर्टी, दैट कॉल्ड संपत्ति। आपका एक आइडिया भी है ना, वो क्या हो सकता है, संपत्ति हो सकती है। एग्जाम्पल के लिए हम लोग, मैंने सबका छोड़िए, अपना एग्जाम्पल बता रहे हैं हम लोग ना, जैसे ही कोचिंग पे हम लोग, मैं अपनी कोचिंग खर्च बता रहा हूं, मैं जैसे कोचिंग खर्च में बता रहा हूँ, बहुत लोग जाएगा भी, पहुंचाना भी जरूरी है, समझिए। होता क्या है ना कि जैसे कोचिंग में कोई क्वेश्चन पेपर, जैसे ही पीडीएफ वगैरह बनाता हूं तो तुरंत देखता हूं कि उसके 2 से 3 दिन बाद थोड़ा सा इधर उधर क्वेश्चन, जो मेरे क्वेश्चन पहले पे है उसमें क्वेश्चन में 10 समय पे होता है, वही कोचिंग अपने लोग वायरल कर देते हैं। होता है कि वो मेरी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, भले वो क्वेश्चन मैं कहीं और से लिया, लेकिन मैंने उसको बनाया है, वो क्वेश्चन को मैंने पेपर बनाया है। आप उस क्रेडिट चाहूं ना मैं, तो उनके ऊपर केस हो सकता है, लेकिन छोड़ता है, चलो जाने दो, चलता रहता है। अब उतना कोई बड़ा थोड़े है कि लग रहा है, ज्ञानी वाली बात है ना, तो ज्ञान वाले बात में छोड़ देता है, चलो क्वेश्चन लड़कों सबको मिलेगा। वैसी उस तरह की भी आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हो सकती है। देख लो क्या क्या हो सकता है। आपका ना कोई स्टाइल, आपने डांस का स्टेप किया, डांस का स्टेप को ऐसा किया कि ऐसे ऐसा आपने स्टेप कर दिया डांस का, है ना, हाँ तो इसे चल गया है, ठीक है ना। आपने कोई ऐसा स्टेप कर दिया, वो स्टेप भी आपने रजिस्टर्ड करा सकते हैं। वो कोई स्टेप करने जाएगा ना, तुरंत कहेगा मेरा स्टेप है, कहाँ कर दिए, करोगे तो पैसा दो। हाँ कराया होता तो पूछना ही नहीं, बिल्कुल। और माइकल कराया भी होगा ना, तो उससे होता क्या ना, कई बार स्टेपों पे, कई बार चीजों पर लोग बोलते नहीं है, क्योंकि उससे उनकी प्रसिद्धि बढ़ती है ना। बात समझ आ रही है, ये चीज हो गया। आप ध्यान समझिए, क्या मैं बता दूं आपको, आप अपना जो आपका मान लीजिए कोचिंग है, आपका कोई ऐसी चीज है जो आपने नया आपने बनाया, उसका कलर आप रजिस्टर्ड करा सकते। जैसे कि मान लीजिए आपने कोई संस्था खोली, उस संस्था का आपने कुछ लोगो बनाया, या उस संस्था का मान लीजिए आपने कोई कलर बनाया, तो कलर बनाने के बाद ध्यान समझिए, मैं अपना एग्जांपल ही बताऊंगा, मैं आपको आश्चर्य होगा सर ऐसे कैसे हो गया, मैं बता रहा हूं। अब मेरे साथ कैसे हुआ, अपना ही बताना चाहिए ना, खाली दूसरे का निंदा नहीं, अपनी भी निंदा हम कर रहे हैं, अभी बताऊंगा मैं, क्योंकि कहीं झूठ बोल लूंगा। इस वाली पार्टी से, मैंने स्टूडेंट वाली पार्टी से कभी झूठ नहीं बोल सकता, है ना, समझिए। तो हुआ, अब देखिए कलर भी आप रजिस्टर्ड करा सकते हैं। कलर पीला है तो पीला ही, कोई संस्था हो तो आप उसको रजिस्टर्ड को यूज नहीं कर पाएगा। ये झगड़ा 5 साल से चल रहा है, पेटीएम में और पेपाल में दोनों ऑनलाइन है। दोनों का जो ब्लू लिखने वाला है, उस ब्लू को लिखने की वजह से अभी तक झगड़ा उनका चल रहा है, अभी तक चल रहा है, सुना रही है, इस तरीके से। अब बता रहा हूं आपको अपना एक कोचिंग, आप लोग देखे होंगे, मैं वीडियो बनाया था जिसमें मैं एक जीडीपी को बता के ग्राफ बताया था, ग्राफ, ठीक है। हम एक कोचिंग से पढ़ते थे पहले, उनका कोचिंग था ना, पीटीज आईएएस एकेडमी कोचिंग का नाम है। तो उनका जब पढ़ता था पहले तो 78,000 का उनका कोर्स था, 78,000 का कोर्स था, पीटीज आईएएस एकेडमी। संदीप मानोधन है, बड़ा मेरे फेवरेट टीचर है, एक अंग्रेजी दोनों पढ़े। तो उनका वही डिजाइन लेकर मैं आप लोग उस दिन पढ़ाया था। उससे मेरे पे क्या आ गया था ना, वो आ गया था, क्या बोलते हैं, स्ट्राइक, कॉपीराइट का मेरे पे ऑप्शन आ गया था। सिर्फ फोटो लेकर मैं बनाया था इस कलर पर, वो वीडियो डाला था, ठीक है ना, उसको लेकर कॉपीराइट आया था।
अब देखिए इससे बहुत लोग वीडियो बनाए होंगे उससे, लेकिन उससे हुआ क्या? उनका नहीं हुआ, लेकिन मेरा हो गया। क्यों? क्योंकि मैं पर्टिकुलर किसी संस्था को लेकर बनाया था, इसलिए। ऐसे बहुत से लोग हैं। आप जैसे मान लो आपको कोई फिल्म का गाना, जैसे आप लोग, मैं बता रहा हूं आप लोग को एग्जांपल, आपको समझ, आपको जैसे नहीं आता कोई एग्जांपल आपको कनेक्ट करने वाला बताऊंगा, आप समझ में आएगा। जैसे आप लोग सुने होंगे एक ऋतिक रोशन की एक फिल्म आई थी जिसमें शाहरुख खान डांस किए थे, नीले रंग की जींस थी और पीछे चुरकी थी शाहरुख खान की। क्रेजी 4 में क्या था वो गाना? कुछ कुछ था इस तरह गाना, क्रेजी 4 का एक गाना था, ठीक है ना, सुन ले जाके। क्रेजी बड़ा बढ़िया गाना, क्रेजी 4 का उसमें एक गाना था। तो उस गाने जब शुरुआती जो टोन था ना, वो मोटरोला कंपनी के एड से मिलता जुलता था। उसको लेकर फिल्म को 10 करोड़ केस में देना पड़ा। क्रेजी 4 कंपनी राइटर्स राकेश शर्मा, राकेश क्या नाम है, राकेश रोशन को देना पड़ा 10 करोड़ जाकर। समझ पाए? इतना कॉपीराइट का होता है। आप किसी किताब का ठीक से एकदम हू बहू उसका आप छाप देंगे ना, आपके ऊपर हो जाएगा केस। केस इतना लंबा, अब एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूं मैं। एक आदमी इतना बुरा फंसा था, झांसी का कोई प्रिंटर दुकान वाला था, ऑक्सफोर्ड से पढ़ा था, आया था पता नहीं क्या, झब्बू लाल के ऊपर ऐसे अखबार में आया था, दैनिक जागरण में, कि झब्बू लाल फोटोकॉपी वाले के ऊपर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने लगाया केस। क्या लगाया जान लीजिए। वहां कोई ना ऑक्सफोर्ड में पढ़ने वाला कोई स्टूडेंट था, पता बच गया बेचारा, बस गरीब होने की वजह से, एजुकेशन नाम होने की वजह से बच गया, नहीं तो इतना ना पाते जल्दी फोटोकॉपी मशीन नहीं चलाते। देखिए हुआ क्या था ना कि वहां का जो कुछ नहीं था, कोर्स लेकर लड़का कोई आया और यहाँ पर आकर के ना वो लड़का दे दिया दुकान वाले को, ठीक है, दुकान वाले को दे दिया। अब दुकान वाला भाई साहब क्या करने लगे ना, ऑक्सफोर्ड की जो नोट्स होते हैं वो उसको प्रिंट करा करके वो बेचने लगा। अब ऑक्सफोर्ड वाले को पता, आप लोग खर्च मारना गूगल पर, उसको पता ये चल गया, ऑक्सफोर्ड वाले ने केस किया था प्रिंटर फोटोकॉपी वाले के ऊपर। अबे तू मेरी कॉपी बेच रहा है। क्योंकि होता नहीं, क्यों बोलते हैं कि देखिए जो चीज ओरिजिनल हो, मैं क्यों बार बार क्लास में बोलता हूं कि कॉपी फोटोकॉपी का दाम सिर्फ 1 रुपया होता है। आप कभी भी टीचर बने तो किसी की कॉपी ना करें। देखिए इसलिए बोलता है किसी को फॉलो करना गलत नहीं है, लेकिन किसी को कॉपी करना गलत है, क्योंकि कॉपी की कीमत 1 रुपया होती है और किताब के दाम अमूल्य होता है, उसका कोई मूल्य ही नहीं है। इसलिए जिंदगी में किसी कॉपी ना करें, सिर्फ फॉलो करें। जैसे अब्दुल कलाम के आप हेयर स्टाइल को मत कॉपी कर लीजिए, अब्दुल कलाम को फॉलो करिए। अब स्वामी विवेकानंद में फॉलो करता हूं, कल से पाइन उनके आ जाऊं साधु वाला, उनके कुछ नॉलेज मेरे अंदर ना हो तो मैं स्वामी विवेकानंद ढेला ढेला पिटाऊंगा कि नहीं? पिटाऊंगा ना, पिटाऊंगा कि नहीं? बिल्कुल पिटाऊंगा। इसलिए किसी को कॉपी ना करें, क्या करें, सिर्फ फॉलो करें। तो वो केस चला था, आप जानते हैं सुप्रीम कोर्ट ना बाद में उसको बचा ही, बेचारे को करते बस इसलिए बच गया ना वो, क्योंकि भारत का सुप्रीम कोर्ट, तो भारत के आदमी था, बचा दिए। हुआ ये ना, बस उसको इसलिए बचा दिया गरीब होने के नाते, दूसरा ये वजह से कि चलो क्या कर रहा था, जाने अनजाने में ही शिक्षा को ही बढ़ा रहा था, तो फिर भी चाहता तो नहीं, ऑक्सफोर्ड वाले की मानता है कि उनको छोड़ दिए, तो जाइए बच गए। आप जैसे आपको बता रहा हूं, आप मतलब कोई ऐसी मिठाई जो बहुत बढ़िया बनाती हो, बताइए कोई ऐसी चीज जो आप ही बना पाए उतना अच्छी, कोई ऐसी चीज है? कोई ऐसी चीज, पानी भी आ रहा मुंह से, कोई चीज? सेवई। अब ध्यान समझिए, सेवई, ध्यान से, आपको लग रहा है असर की बात है आपकी इतना है। सेवई ऐसा कुछ तरीके से बनाती है कि इनका सेवई कुछ विशेष प्रकार का होता है, और उस सेवई को चाहे तो बनाने के तरीके को रजिस्टर्ड करा सकती हैं। समझ रहे हैं बात को? बनाने के तरीके को ये रजिस्टर्ड करा सकती हैं। जैसे आप लोग देखते हैं कोई सारे बोतल वगैरह, मोबाइल वगैरह, उसमें एक एक में थोड़े थोड़े चेंजेस होते हैं, वो एक एक रजिस्टर्ड होता है। यानी आप किसी भी चीज को आप क्या कर सकते हैं, रजिस्टर्ड कर सकते हैं, वो आपकी संपत्ति है, भले वो संपत्ति न दिखे आपके दिमाग में हो, तो आप उसको रजिस्टर्ड कर सकते हैं। और सबसे करंट अफेयर का सवाल है, सबसे ज्यादा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड कहां कराती है? तो अमेरिका में। यहां तक बात समझ में आई? अब देखिए ध्यान से, यानी 10 मिनट और पढ़ाऊंगा मैं, 10 मिनट और। अब देखिए ध्यान से, अब इसके बाद हुआ क्या? अब इतने सारे होने की ये सब चीज चल रही है, यानी वर्ल्ड बैंक ये कहता है कि इतनी सारी जब देश में अच्छा होगा तब उस देश की रैंकिंग अच्छी होगी। तो क्या सर भारत का अच्छा हुआ था? तो जान लीजिए हुआ था। लिखिए, बता रहा हूं आपको मैं, आ रहा हूं। अब इसमें रैंक लिखिए भारत का, 2014 मोदी जी का प्रधानमंत्री बने 14 में, तो 14 में इसमें भारत की रैंकिंग थी 140, 190,
आपको आश्चर्य होगा, देखिएगा अभी भारत की रैंकिंग 2006 आप लिखते जाएंगे। 2014 में भारत की रैंकिंग थी 140 था, चलो लिख देता हूं। फिर उसके बाद से 2015 में कितना था? 130। 16 में नहीं था, वेरी गुड, एकदम सही। 2017 में देखिए 100 था। 2017 में भारत की रैंकिंग 100 हुई। 2018 में भारत की रैंकिंग 77 हुई, 77। 2019 में भारत की रैंकिंग 63 हो गई। देख रैंकिंग, इसको क्या बोलते हैं इकोनॉमी में? बूम। देख रहे हैं फटाक से रैंक कितनी बड़ी है, जबरदस्त तरीके। 2 मिनट में बता रहा हूं। और हो गया, नोट डाउन कर लीजिए। इतना तक आपको याद रखना है, 3 ये नहीं याद रखिए कोई चलेगा। ये 17, 18, 19 का। अब आते हैं हम लोग कि क्या हुआ। तो सर 2022 चल रहा है, सर 20 और 21 कहां गया? जानिए। 20 और 21 के रैंक को निकालने के पहले, मानते हैं 20 को, ठीक है ना, 20 को रैंक जैसे निकलने गया तो विश्व बैंक को एक पता चला नॉलेज। पता क्या चला उसको? ये पता चला कि 2018 का जो इंडेक्स जारी हुआ था, उस इंडेक्स में कुछ जो देश हैं अपनी रिपोर्ट देने में कुछ क्या किए थे, कुछ गलतफहमियां डाले थे, यानी आंकड़ों को सही तरीके से वो नहीं भेजे थे। और उसमें पाए गए विश्व बैंक के 2 अधिकारी। कितने अधिकारी? 2 अधिकारी पाए गए। इसलिए 2019-20 में वर्ल्ड बैंक डिसीजन करता है कि आज के बाद हम इस रैंकिंग को बंद करते हैं, क्योंकि वर्ल्ड बैंक छोटी संस्था तो है नहीं जो इतनी बनाई गई इज्जत है। आपको बनाने में, अपनी वैल्यू बनाने में 20 साल लगेगा, गिरने में 2 मिनट लगेगा, है ना, 2 मिनट। तो वो इसने कहा कि नहीं है, बड़ी संस्था है ना, तो उसके इसकी वैल्यू गिर जाएगी। तो इसके उसने ये कहा कि हम लोग फिर से समीक्षा करके नए तरीके से कभी नए साल में फिर से हम लोग रैंकिंग को जारी करेंगे। अब इसमें एक और बात, मैं आपको 2 साल पहले बता दिया था, जो लोग पढ़े होंगे, आप लोग नहीं पढ़े थे, मैं आपको 2 साल पहले एक चीज बताया था कि देखिएगा वर्ल्ड बैंक जो इंडेक्स जारी करता है ना, उसमें भारत की और पूरे विश्व की एक बहुत बड़ी कमी रहती है। कमी क्या रहती है? अब ये इंडेक्स जो विश्व के जितने भी देश हैं, जैसे अमेरिका हो गया, श्रीलंका हो गया, चीन हो गया, पाकिस्तानों को ले बड़ा बनाते इसको, पाकिस्तान हो गया, नेपाल हो गया, भारत हो गया, नॉर्वे हो गया और ब्रिटेन हो गया, इन सभी देशों की जो रैंकिंग हुआ करती थी, उन देशों के सिर्फ बड़े शहर, कितने शहर? सिर्फ बड़े शहरों के आधार पर इस इंडेक्स को जारी कर देता था। एग्जाम्पल के लिए भारत, तो भारत का पूरा इंडेक्स सिर्फ 2 शहरों के आधार पर, दिल्ली और मुंबई, दिल्ली और मुंबई के आधार पर ये पूरा रैंक भारत का ये जारी करना नहीं है। पता है क्या? जैसी हालात दिल्ली के वैसे घोसी के हालात हैं, जैसे मुंबई के हालात हैं वैसे मऊ के हालात हैं? बिल्कुल नहीं है। तो कहीं ना कहीं गलत है ना। जैसे एग्जांपल है, कोई अंग्रेज अगर आ जाए, जहाज से अगर उतरे और दिल्ली में उतरे, वहां की सड़क पर जाए तो कहेगा ना, वाह इंडिया इज ए वेरी जबरदस्त कंट्री। और उसी अंग्रेज को गोरखपुर उतार दो और यहाँ बाइक से दौड़ा दो, तो कमर पे हाथ रख के बोलेगा, वाह इंडिया इज वेरी जबरदस्त कंट्री, बोलेगा ना। दोनों में जबरदस्त है, लेकिन दोनों के जबरदस्त में अंतर है, हुआ ना। ये बताइए, सिर्फ 2 शहरों के आधार पर भारत का पूरा रैंक बता देना गलत नहीं है? ये है, ये भी एक क्या थी? भारत की कमी थी। किसकी? ये पूरा वर्ल्ड बैंक की। तो इस आधार पर ये दिखा, ध्यान समझो जो भी था। लेकिन देखिए, इस रैंक को देखकर लगा कि भारत सरकार ने वास्तव में व्यापार के क्षेत्र में काफी सारा काम किया था, जिससे भारत की रैंकिंग हम देख रहे हैं कितना उछाल आया था। बेचारे मोदी भी सोचेंगे चलो कोनों में तो बढ़िया रैंक आवत रहा, वो बंद कर देना सा, है ना। ठीक है, माने भारत की रैंकिंग ये ठीक थी। तो आज अभी क्लास में एंड हुआ। मेक इन इंडिया आपको इतना अधिक पढ़ा दिया गया है कि आपको किसी किताब में पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब आपको मेक इन इंडिया पर एक किताब लिखने की जरूरत है। ठीक, अब एक चीज, कल किसी भी क्लास में आप लोगों का 5 टॉपिक का टेस्ट होगा इकोनॉमिक्स का। टॉपिक का नाम होगा, जो लोगों को नहीं भी जानते होंगे मैं फिर लिंक भेज दूंगा। आज 8-9 घंटा पढ़ के कल आप चाहें तो आप 100 में 100 ला सकते हैं। क्वेश्चन बहुत आसान रहेंगे। अगर इतना पढ़ने के बाद, मैं उम्मीद ये करूंगा इस क्लास के कितने लोग लाएंगे? 80% लोग क्लास के कितने लाएंगे? 80 से अधिक। और हमको पूरा उम्मीद है कि ला देंगे, मुझे पता है ला देंगे आप लोग, ठीक है। क्योंकि अपने पढ़ाने पे और आपको पढ़ने पे यकीन है।
ठीक, तो ये